Hello and welcome to Study Happily. Today we will read Class 10th First Flight Chapter 7 Glimpses of India. Let's start reading the text of the chapter. Our elders are often hard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous laws of bread. हमारे पूर्वजों को प्राय सुना जाता है उन पुराने पुर्तगाली अच्छे दिनों को शौक से याद करते हुए, पुर्तगालियों और उनकी सुप्रसिद्ध पावरोटियों को याद करते हुए। Those eaters of laws might have vanished, but the makers are still there. जबकि पावरोटियां खाने वाले वे लोग चले गए हैं, परंतु उन्हें बनाने वाले अब भी वहां पर हैं। We still have amongst us the mixers and molders and those who bake the loaves. वहाँ हमारे बीच अब भी मिश्रण तैयार करने वाले, सांचों में ढालने वाले और पाव रोटियों को पकाने वाले लोग हैं। Those age old time tested finances still exist. वो युगों पुरानी टाइम टेस्टेड समय की कसौटी पर फाइनेंसिस भट्ठियाँ स्टिल एग्जिस्ट अभी भी वहाँ पर हैं। वो युगों पुरानी समय की कसौटी पर पूरी उतरने वाली भट्ठियाँ अभी भी वहाँ पर हैं। द फायर इन द फाइनेंसिस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड. उन भट्ठियों की आग अभी भी बुझी नहीं है। एक्सटिंग्विश्ड बुझना। The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Thud यानी ठक ठक होने की आवाज़, जिंगल यानी झनकार होने की आवाज़। ट्रेडिशनल बेकर्स वो परंपरागत बेकर अपने बैम्बू की आवाज़ की ठक ठक और झंकार जो सुबह के समय उनके आने की सूचना देती थी, कुछ जगहों पर अब भी सुनी जा सकती है। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family's profession. हो सकता है कि उसका पिता अब जीवित न हो, परंतु पुत्र अभी भी परिवार के व्यवसाय को चलाते हुए है। यानी बेकर का जो प्रोफेशन है वो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। These bakers are even today known as पैडर इन गोवा. आज तक इन बेकर्स को गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड. गोवा में हमारे बचपन के समय बेकर हमारे फ्रेंड हुआ करते थे। कंपेनियन एंड गाइड पथ प्रदर्शक हुआ करते थे और साथी हुआ करते थे। कंपेनियन मतलब साथी, गाइड मतलब पथदर्शक। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. वह दिन में कम से कम 2 बार आया करता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट. एक बार सुबह जब वह अपनी बिक्री के दौरे पर शुरू होता था और दोबारा जब वह अपनी बड़ी सी टोकरी खाली करने के बाद लौट कर आता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. उसकी बैम्बू की आवाज़ छन छन करती हुई, ठक ठक करती हुई हमें नींद से जगा देती थी और हम उससे मिलने और उसका वेलकम करने के लिए भाग उठते थे। Why was it so? ऐसा क्यों था? Was it for the love of the loaf? क्या एक पाव रोटी के प्यार की वजह से ऐसा था? Not at all. बिल्कुल नहीं। The loaves were bought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. पाव रोटियाँ घर की नौकरानी के द्वारा किसी भी पैस्किन या बेस्टिन के पास से लाई जा सकती थी। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. जिस चीज़ की हमें लालसा होती थी वे पाव गजरे होते थे जिन्हें हम ध्यानपूर्वक चुना करते थे। Sometimes it was sweet bread of special make. कई बार एक विशेष प्रकार की मीठी पाव रोटी होती थी। The baker made his musical entry on the scene with the झंग झंग sound of his specially made bamboo stuff. बैम्बू यानी जो बांस की लकड़ी होती है बेटा, उसको बैम्बू कहा जाता है। और बेकर अपनी म्यूजिकल एंट्री करता था, संगीतमय प्रवेश करता था सीन के अंदर। किसके साथ? बैम्बू की झंग झंग की आवाज़ के साथ। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. एक हाथ से उसने अपने सिर के ऊपर रखी छाबड़ी को संभाला होता था और दूसरा हाथ उस बैम्बू को जमीन के साथ ठकठकाता रहता।
He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. वह घर की मालकिन का गुड मॉर्निंग कहकर अभिनंदन करता और फिर लंबवत रखे बांस पर अपनी टोकरी टिका देता. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. हम छोटे बच्चों को हल्की सी डांट लगाकर एक तरफ धकेल दिया जाता और नौकरों को पाव रोटियां पकड़ा दी जाती. बट वी वुड नॉट गिव अप, परंतु हम हार नहीं मानते. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और अ पारपेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ. हम किसी बेंच पर या मुंडेर पर चढ़ जाते और किसी न किसी तरह छाबड़ी के अंदर झांकते. आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लॉज. मैं अब भी उन पाव रोटियों की विशेष तरह की सुगंध को याद कर सकता हूँ. लॉज फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. बड़ों के लिए पाव रोटियाँ और बच्चों के लिए गजरे. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली. तब हम अपने दांतों को ब्रश करने या अपने मुंह को ठीक तरह से धोने की चिंता नहीं करते थे. एंड वाई शुड वी, और हम करते भी किस लिए? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? टूथब्रश करने के लिए, दंत ब्रश करने के लिए आम के पत्तों को तोड़ने का कष्ट कौन उठाता? एंड वाई वॉज इट नेसेसरी, और यह जरूरी भी किस लिए था? एट ऑल, आखिरकार. द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. बाघ तो अपने दांतों को कभी ब्रश नहीं करता है. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. आखिरकार गरम चाय कितनी अच्छी तरह से धो सकती थी और साफ कर सकती थी हर चीज को. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल. जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉसेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. मीठी पाव रोटियों के बिना जो बोल के नाम से जानी जाती हैं, विवाह संबंधी उपहार निरर्थक होते हैं. जिस तरह रोटी के बिना कोई पार्टी या दावत अपना आकर्षण खो बैठती है. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज. इस बात को व्यक्त करने के लिए कि एक गांव के लिए कोई बेकर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट. घर की मालकिन को अपनी लड़की की सगाई के अवसर पर सैंडविच अवश्य तैयार करने होते हैं. केक्स एंड बोलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. क्रिसमस और अन्य त्योहारों के लिए केक और बोलिना जरूरी चीज़ें होती हैं. दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेंस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल. इस प्रकार गांव में एक बेकर की भट्ठी का होना नितांत आवश्यक होता है. फर्नेंस, भट्ठी. द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिकुलियर ड्रेस नोन एज द कबाई. उन दिनों बेकर या पाव रोटी विक्रेता की एक विशेष पोशाक हुआ करती थी जिसे कबाई कहा जाता था. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. यह बिना जोड़ की एक लंबी फ्रॉक होती थी जो घुटनों तक पहुंचती थी. इन आवर चाइल्डहुड वी सो बेकर्स wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. हमारे बचपन में हम बेकर को एक कमीज और एक पतलून पहने देखा करते थे जो पूरी लंबाई वाली पतलून से छोटी और एक निक्कर से लंबी होती थी. इवन टुडे एनीवन who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder. आज भी कोई आदमी जो ऐसी निक्कर पहने हो जो घुटनों से थोड़ा नीचे तक पहुंचती हो तो उस पर एक टिप्पणी होती है कि उसने एक पैडर के जैसी ड्रेस पहनी हुई है. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. बेकर प्राय महीने के आखिर में अपने बिलों की वसूली किया करता था. मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल.
महीने भर का हिसाब किसी दीवार के ऊपर पेंसिल से दर्ज किया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। उन पुराने दिनों में बेकर का धंधा सचमुच बहुत ही लाभकारी होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसका परिवार कभी भी भूखमरी का सामना नहीं करता था। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। वह, उसका परिवार और उसके नौकर सदा खुश और समृद्ध दिखाई दिया करते थे। देयर पल्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। उनका गोल मटोल शरीर इस बात का खुला प्रमाण हुआ करता था। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. आज भी कोई व्यक्ति जो देखने में कटहल के जैसा शरीर रखता हो, उसकी तुलना आसानी से एक बेकर के साथ कर दी जाती है। Thanks for watching. You are welcome to leave your comments.